दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। वहाँ की करंट सिचुएशन क्या है पैंडमिक को लेके। इसके अलावा रिसेंटली साउथ अफ्रीका में कुछ नए वेरिएंट्स पाए गए हैं। उनमें से एक वेरिएंट वो भी है कोविड-19 का, जो सबसे पहले इंडिया में पाया गया था। कई लोग इसे इंडियन वेरिएंट ऑफ कोविड भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस न्यूज़ के सामने आने के बाद साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या था। साउथ अफ्रीका में आज के वक्त पैंडमिक की स्थिति क्या है, क्या कोई और वेरिएंट भी पाया गया है कोविड का, साथ ही साथ वैक्सीनेशन के मामले में साउथ अफ्रीका कैसे फेल हुआ। इसके बाद जो ये नया वेरिएंट पाया गया है इसे इंडियन वेरिएंट क्यों बुलाते हैं और क्या बुलाना सही भी है या नहीं, और लास्ट में इंडिया में पाए जाने वाले अलग अलग वेरिएंट्स को भी हम जानेंगे। दोस्तों मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड PDF या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो आप देख सकते हैं द हिंदू का ये आर्टिकल है, साउथ अफ्रीका डिटेक्ट्स 4 केसेस ऑफ कोविड-19 वेरिएंट फाउंड इन इंडिया। और यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं साउथ अफ्रीका के, उन्होंने कहा है वी आर डीपली कंसर्न अबाउट द थ्रेट्स ऑफ वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न एंड दीज रिपोर्ट्स डिमॉन्स्ट्रेट दैट द इशू इज कॉम्प्लिकेटेड। तो साउथ अफ्रीका के हेल्थ मिनिस्टर ने कंसर्न जताया है इस नए वेरिएंट को लेके, और ये कंसर्न बहुत लाजमी है साउथ अफ्रीका के टर्म्स में। और इसका रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि ये वायरस ज़्यादा कंटेजियस और डेडलीस्ट है, बट साउथ अफ्रीका का जो पास्ट में एक्सपीरियंस रहा है कोविड के नए वेरिएंट्स को लेके वो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग है। इनकी पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव ऑलरेडी एक बार नल एंड वाइड हो चुकी है नए वेरिएंट की वजह से। उसके बारे में भी हम आगे चल के और ज़्यादा जानेंगे। तो 4 नए केसेस आए हैं B1617 वेरिएंट के, और ये चारों ही केस गुआटंग और क्वाज़ुलु नताल प्रोविंस में पाए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका टोटल 9 प्रोविंसेस में बटा हुआ है, जिसमें से ये गुआटंग सबसे छोटा प्रोविंस है। और बात करें क्वाज़ुलु नताल की तो ये कोस्टल प्रोविंस है। इन चारों केसेस की हिस्ट्री रही है रीसेंट अराइवल फ्रॉम इंडिया की। इसके अलावा ज़्विली मखीजी ने यह भी कहा है कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही में इन्होंने एक बहुत मैच्योर स्टेटमेंट देते हुए ये भी कहा कि it is important to emphasize that variant can develop at any time in any country, so they do not have to be imported। मतलब कि किसी भी कंट्री में कभी भी कोई वेरिएंट बन सकता है वायरस का, उनको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और आज के वक्त उनका इस बात को मेंशन करना और भी ज़रूरी हो जाता है, और ये बिल्कुल सही भी है। साउथ अफ्रीका खुद अपने ही कंट्री में पाए गए एक वेरिएंट से जूझ रहा है। कई अलग अलग कंट्रीज़ में कई सारे वेरिएंट्स पाए गए, और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम देशों के साथ वेरिएंट्स के नाम क्यों कनेक्ट कर देते हैं। और जब आप कहते हैं इंडियन वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, UK वेरिएंट, तो उसका मतलब क्या है? तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ ये वेरिएंट बनाए गए हैं या अपने आप बन गए हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, हमें नहीं पता। इट सिंपली मीन्स कि हमारे यहाँ इसे सबसे पहले पाया गया है, टेस्टिंग में डिटेक्ट हुआ है, एंड सेम गोज विद अदर वेरिएंट्स। एंड इवन अगर बना भी हुआ है तो क्या इट्स अ फॉल्ट ऑफ अ कंट्री, या फिर यहाँ के लोगों ने जानबूझ के इसे बनाया है? आज भी कई सारे ग्रुप्स हैं जो आपको ये कहते मिलेंगे कि कोरोना वायरस को वुहान वायरस नहीं बुलाना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन फैलता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। इवन इंडिया में भी कुछ ऐसे केस आए थे जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग थे उनको हैरेस किया गया, अब्यूज़ किया गया, और कई सारे फिर लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है जब कोई आपको अपने ही देश में डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क पास करता है। तो क्या यही सेम पॉसिबल नहीं है ओवरऑल इंडियन सिटीजन्स के साथ या किसी और कंट्री के लोगों के साथ? जब आप एक इतनी बड़ी बीमारी का नाम किसी एक कंट्री के नाम के साथ जोड़ देते हैं, और एक बार को हम मान ले कि ना चाहते हुए भी इस स्ट्रेन के चलते साउथ अफ्रीका या किसी और कंट्री में पैंडेमिक बढ़ने लग जाता है, तो क्या एक नेचुरल डिस्क्रिमिनेटरी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी उस कंट्री के लोगों के साथ? इस बारे में ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्री को सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों साउथ अफ्रीका में कुछ और भी वेरिएंट्स पाए गए हैं B1617 के अलावा, जैसे कि B117 स्ट्रेन, जिसे UK स्ट्रेन भी कहा जाता है। और ये स्ट्रेन ऐसा नहीं है कि नॉर्मल टेस्टिंग में डिटेक्ट हुआ है, कम्युनिटी सैंपल्स लिए जा रहे थे और कम्युनिटी सैंपल्स में इस वायरस को पाया गया है। और साउथ अफ्रीकन हेल्थ ऑफिशियल्स ने यह भी कहा है कि B117 का कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी चालू हो चुका है। इसके अलावा B1351 जो साउथ अफ्रीका में ही पहली बार पाया गया था, इसको सेकेंड वेव ऑफ जो कोविड थी साउथ अफ्रीका में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। और बात करें कोविड केसेस की जो साउथ अफ्रीका में हुए हैं, साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा बुरी तरह से परेशान हुआ है इस पैंडमिक के दौरान। साउथ अफ्रीका में पैंडमिक की पहली वेव की जो पीक थी वो आई थी जुलाई में लास्ट ईयर, और उस टाइम जो केसेस थे वो लगभग 13 से 14 हज़ार के बीच में थे। और उसके बाद फिर से एक वेव देखने को मिली जो सेकेंड वेव थी कोविड की साउथ अफ्रीका में, जो जनवरी में देखी गई इसी साल, जिसमें लगभग 21 से 23 हज़ार केस देखे गए कोविड के पीक के दौरान। और अभी के वक्त पिछले 1 महीने से एक ग्रोइंग ट्रेजेक्टरी देखी जा सकती है केसेस के मामले में, तो इसको हम थर्ड वेव ऑफ कोविड भी कह सकते हैं साउथ अफ्रीका में।
और आज के वक्त जब कोविड दोबारा लौट के आ रहा है, कई सारी कंट्रीज़ में सेकंड वेव और थर्ड वेव आ रही हैं, तो उसका समाधान सिर्फ एक ही है कि हम वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका के साथ ये काफ़ी बड़ी दिक्कत रही है कि अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ये काफ़ी अच्छे तरीके से रोल नहीं कर पाए हैं। इस पीपीटी में हम दोबारा लौटेंगे, पर मैं एक छोटा सा स्टार्ट आपको बताना चाहता हूँ। अभी के वक्त साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन है 60 मिलियन, लगभग 6 करोड़ लोग हैं, और वहाँ पे 0.7% लोग ही वैक्सीनेट हो पाए हैं, 3,82,480, और ये सारे लोग फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। पर क्या रीज़न रहा है जिसकी वजह से वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो इतना स्लो रहा है? तो दोस्तों, इसका रीज़न जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो कंट्री को 1 मिलियन डोज ऑफ ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका फरवरी 1 को ही मिल गई थी, पर एक हफ्ते बाद क्या पता चलता है कि ये जो वैक्सीन है ये नए वेरिएंट के लिए इफेक्टिव ही नहीं है, और ये बात साउथ अफ्रीका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक थी। और उसका रीज़न ये था कि साउथ अफ्रीका ने यूएस, यूके और कनाडा के जैसे मल्टीपल कंपनीज़ के साथ टाई अप नहीं किए थे। बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ वैक्सीन्स उनके पास आने वाली थी, जिसमें से ये जो 1 मिलियन डोजेज़ उनको मिली थी, ये एक बहुत बड़ा पार्ट था उनकी पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव का। फिर साउथ अफ्रीका ने फिर आगे बढ़ने का ट्राई किया। इस दुनिया की पहली कंट्री बनी साउथ अफ्रीका जिसने जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को रोल आउट किया। सबसे पहले फेज़ में यहाँ पे 80,000 डोजेज़ ऑफ जॉनसन एंड जॉनसन यहाँ के लोगों को दी गई, और ये सिर्फ 2 हफ्ते बाद करना पड़ा साउथ अफ्रीका को, जब एस्ट्राजेनेका की डिलीवरी आई थी। पर अभी साउथ अफ्रीका की परेशानियाँ ख़त्म नहीं हुई थी। पर अप्रैल में क्या पता चलता है एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि इस वैक्सीन से ब्लड क्लॉट्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं कंट्री में, और इसी वजह से अप्रैल में साउथ अफ्रीका ने जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के रोल आउट को रोक दिया बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीज़न। पर अभी के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव फिर से चालू हो चुकी है, और आप आने वाले कुछ वक्त में देखेंगे कि ये जो नंबर है 3,82,480 का, ये आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके बाद ये सवाल आता है कि जो वेरिएंट साउथ अफ्रीका में पाया गया उसे हम इंडियन वेरिएंट क्यों बुलाते हैं? तो उसका आंसर मैं आपको पहले ही कर चुका हूँ। ज़रूरी नहीं है कि कोई वेरिएंट अगर किसी कंट्री में बना है तो उसको उसके नाम से बुलाया जाता है। इट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे इस वेरिएंट को सबसे पहले पाया गया था। तो मार्च के महीने में इंडिया में एक डबल म्यूटेंट पाया गया जो 2 म्यूटेशंस के कॉम्बिनेशन से बना था, और ये दुनिया में इसके पहले कहीं और नहीं पाया गया था, इसीलिए हम इसे इंडियन वेरिएंट के नाम से जानते हैं। पर ये जो वेरिएंट है इसको लेकर ज़्यादा कंसर्न है एज़ कम्पेयर टू अदर वेरिएंट्स ऑफ द वायरस, क्योंकि ये 2 म्यूटेशन के कॉम्बिनेशन से बना है, और इनका नाम है E484Q और L452R। ये दोनों ही म्यूटेशन ऑल्टर करते रहते हैं अपने आप को स्पाइक रीजन में। और इस वेरिएंट की एक और ख़ास बात है कि ये ज़्यादा आसानी से लोगों के बीच फैल सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर वेरिएंट्स ऑफ कोविड। और इनिशियल फेज़ में कुछ स्टडीज़ करी गई जिससे ये पता लगा कि L452R वाला जो म्यूटेशन है वो कैपेबल है इम्यून एस्केप के लिए। इसका मतलब है कि कोविड-19 के किसी और वेरिएंट ने अगर आपको पहले इन्फेक्ट किया है और आपकी बॉडी ने एक नेचुरल एंटीबॉडी डेवलप कर ली है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि L452R म्यूटेशन उस एंटीबॉडी से बच सकता है। और स्टार्टिंग में तो ये भी कहा जा रहा था कि अगर आप वैक्सीन भी ले लेते हैं तो चांसेस हैं कि ये म्यूटेशन उससे भी एस्केप कर जाएगा। पर हमें अभी पता है जो कोवैक्सीन है, इंडिया की होम ग्रोन कोविड-19 वैक्सीन, वो न्यूट्रलाइज कर सकती है B1617 वेरिएंट को। अब बात करें जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जो इंडिया में पाए गए हैं, दोस्तों म्यूटेशन एक बहुत ही ज़्यादा आम प्रोसेस है किसी भी वायरस में, पर वो म्यूटेशन कितना सिग्निफिकेंट होगा ये कई सारी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। और ये कितनी आम प्रोसेस है इसको आप इस बात से जान सकते हैं। अभी एक स्टडी करी गई थी जेनेटिक डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज़ के द्वारा, जिन्होंने बताया कि 24,000 म्यूटेशंस उन्होंने डिटेक्ट किए हैं SARS-CoV-2 के स्ट्रेन्स के अंदर पिछले 1 साल में। पर जितने भी म्यूटेशंस और स्ट्रेन्स हैं ये ज़्यादातर हार्मफुल नहीं होते हैं, या फिर इनमें म्यूटेशन इतना ज़्यादा नहीं हुआ होता है कि वो सिग्निफिकेंटली हमें दिखें या फिर हमें इन्फेक्ट कर पाएँ। पर इसके अलावा कुछ सिग्निफिकेंट और कुछ ऐसे म्यूटेशंस भी होते हैं जो हमें अफेक्ट कर सकते हैं और जिनके नेचर को डिटेक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये फॉलोइंग नाम है, आप देख सकते हैं, जो इंडिया में सिग्निफिकेंटली फैले हुए हैं। और ग्लोबल लेवल पे भी हम बात करें तो कुछ ऐसे वेरिएंट्स हैं जिन्होंने अलग तरीके से बिहेव किया है, जिनको डिटेक्ट करना साइंटिस्ट के लिए इतना आसान नहीं हो पाया है, और वो ज़्यादा तेज़ी से फैले हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर वेरिएंट्स। जैसे कि यूके वेरिएंट के नाम से जाना जाने वाला B117 वेरिएंट, उसके बाद B1351 वेरिएंट जिसको हम लोग साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद एक ब्राज़ील वेरिएंट के नाम से भी फेमस है एक वेरिएंट जिसका नाम P1 वेरिएंट है। बात करें इंडिया की तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रीजन में कोरोना के कुछ स्पेसिफिक वेरिएंट पाए गए हैं, जैसे कि B136 वेरिएंट बैंगलोर में एक भारी परसेंटेज में पाया गया है। B136 का ही एक म्यूटेटेड वर्जन जिसका नाम N440K है साउथ ईस्टर्न स्टेट्स में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जबकि B117 वेरिएंट पंजाब में डोमिनेट कर रहा है। बाकी कोरोना का जो डबल म्यूटेशन स्ट्रेन है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, 2 म्यूटेशन के कॉम्बिनेशन से बना है, पहला है E484Q और दूसरा है L452R। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।